नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। आज का हमारा विषय है रेवेन्यू से संबंधित रहेगा। और रेवेन्यू में बहुत सारे विषयों को समझना है। आपको तो पता है कि रेवेन्यू का झगड़ा जो है घर-घर तक सीमित रहता है। आज हमारे पास कुछ ऐसे विषय है गाँव, शहर और राजनीति एपिसोड में जो हमारे दीनहीन बच्चे होते हैं। वो दीनहीन बच्चे किसे कहते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में टेम्परिंग होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। रिकॉर्ड रूम के बारे में जानेंगे, शजरा नस्ब के बारे में जानेंगे। ऐसे कई सवाल हैं और हमारे साथ बैठे हैं हमारे किन्नौर के जो सामाजिक गतिविधियों पर किन्नौर पेज में रहते हैं और समाज हित का काम करते हैं। सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे विकलांग हो या फिर दिव्यांग हो या फिर दीनहीन बच्चे हो या फिर किसी के अपने घर सामाजिक विषय हों। इन्हीं विषय पर हमारे आज के अतिथि जुड़े हैं, हमारे लॉयर किन्नौर के और मानव अधिकार सामाजिक संस्था से भी जुड़े हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को राय देते हैं, लोगों को सलाह देते हैं। और आज हमने अपने एपिसोड में खासकर रेवेन्यू से संबंधित चीज़ों को लेकर आए हैं, क्योंकि दिनहीन बच्चों को अपनी जीविका के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो एजुकेशन से लेकर हो या फिर अपना हक पाने के लिए हो या नोतोड़ भूमि के लिए हो, कहीं न कहीं हमारे को एससी-एसटी सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत होती है। अपने जनजातीय किन्नौर में या फिर हिमाचल में कहीं भी हो, विशेष बराबर ही है। तो मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, हमारे रमेश जी से जानेंगे। आपकी भी कोई प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर यहाँ पर रखें और हमारे किन्नौर पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉलो करें। हमारा मकसद रहता है एक उज्ज्वल भविष्य किन्नौर बनाना, युवाओं से लेकर, महिलाओं से लेकर वरिष्ठों से लेकर सबके सहयोग के द्वारा एक बेहतर किन्नौर बनाने का प्रयास। चलिए, आप लोग शेयर कीजिए और हमारे पेज से जुड़िए। मिलते हैं हमारे आज के अतिथि रमेश जी से। नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है रमेश सर हमारे पेज में। माइक ऑफ है सर, माइक ऑफ है। नमस्कार राम भगत जी। मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। आपने हमें फिर एक बार और आपके किन्नौर अब तक पेज में जगह दिया। आपके साथ साथ आपके इस चैनल के तमाम उन दर्शकों को जो लाइव देख रहे हैं और इस लाइव के बाद ऑफलाइन में भी देखेंगे, उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोग को काफ़ी देर तक टॉर्चर होना पड़ेगा, जो हम लोग कुछ लॉ पर डिस्कस करेंगे, तो हमें क्षमा करें, कुछ गलतियां हुई तो माफ़ कर दें। जी महोदय जी, आप समय समय पर हमारे पेज के साथ जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। तो आज थैंक यू जी। हमारा जैसे कि आप माइक ऑफ ऑफ कीजिए। जैसे कि आज का विषय है दीनहीन बच्चों पर, मैंने कुछ सवाल रखे हैं और कुछ तथ्यों को जाना है, समझा है, फील्ड में जाकर और लोगों से राय ली है, लोगों से भी जाना है। तो कुछ सवाल आपके समक्ष रखना चाहूँगा और मुझे आशा है कि आप बेहतर तरीके से प्रयास करने की कोशिश करेंगे और या हम जल्दबाजी दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा मकसद रहता है हर वर्ग के लिए काम करना और विषयों को समझना और समझाना भी। तो चलिए सर, सबसे पहले 2-3 सवा मेरे पास 12-13 सवाल है। मैं 3-3 सवालों को इकट्ठे करूँगा, कई जगह मुझे अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सबसे पहले सर, आपका एक पहला सवाल आता है कि दीनहीन बच्चे किन्हें कहा जाता है? खासकर जिला किन्नौर जो एक अनुसूचित क्षेत्र है, इस दीनहीन बच्चे किसे कहा जाता है, इस पर आपको समझना है, समझाना है हमें। और जिला किन्नौर जो एक अनुसूचित क्षेत्र में आता है। दूसरा, कि जिला किन्नौर में दीनहीन बच्चों की संख्या कितनी और क्या हो सकती है? और तीसरा, क्या इनको किन्नौर के अंदर में किन्नौरा दर्ज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? स्वागत है महोदय। थैंक यू राम भगत जी। आपका धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे बार-बार बोलते हैं कि आप आइए इस पेज पर। हम भी माइक ऑन कोशिश कर सर, करते हैं माइक कि ऑन करें। माइक ऑन है जी, माइक ऑन है। जी। क्या आवाज़ नहीं आ रही? माइक ऑन है। आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है जी? हेलो? हेलो? आवाज़ आ रही है जी?
जी आ रही है सर, आ रही है जी। हाँ जी। थैंक यू करते हैं, आप हमें बुलाते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमें बार-बार याद करते हैं। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम सामाजिक कार्य एक ग्रास रूट लेवल पर करें। महोदय, जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया, 3 सवाल इकट्ठे दे दिया, शायद मेरे को याद भी नहीं। एक तो आपने पूछा दीनहीन बच्चे किसे कहते हैं? और दूसरा आपने पूछा कि इनकी संख्या क्या हो सकती है? और शायद तीसरा, अगर मैं सही हूँ, तो आपने कहा कि क्या इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जा रहा है? जी सर जो जी। हिमाचल सरकार की जो परिभाषा होती है, एक्चुअली दीनहीन को अभी तक परिभाषित नहीं किया है, लेकिन परिभाषित किया है ऑर्फन को, अनाथ को। तो वो हमारी हिमाचल सरकार की परिभाषा के अनुसार अनाथ वो होता है जिसके मम्मी और डैडी एक्सपायर हो चुके हैं, वो अनाथ होते हैं। और उनको जब घर में कोई भी देखभाल करने वाला दादा दादी या कोई भी एंसेस्टर पूर्वज नहीं होते हैं, तो अनाथालय में भेजा जाता है, ऑर्फनेज में भेज करके उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। जहां तक दीनहीन की बच्चों की बात आती है, तो कुछ तथ्य ऐसे भी आए हैं हमारे, जैसे कि हम सब जानते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर शेड्यूल्ड एरिया है। अब ऐसे शेड्यूल्ड एरिया में क्या होता है कि जो हमारे हमारे ऊपर हिंदू लॉ के काफी एक्ट्स नहीं लगते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी जो माताएं होती है, बहनें होती है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, उनके ऊपर कोई राइडर नहीं होता है, कंडीशन नहीं होता है कि भाई वो शादी किस हिसाब से करे। वो लव मैरिज, किसी को पसंद आ गया बंदा तो शादी कर लेते हैं, या शादी गांव को पता है नहीं है, पड़ोसी को पता है नहीं है, वो बातें अलग है। तो उस बीच में क्या हो जाता है कि कोई पेट में प्रेगनेंसी आ जाती है और वो बच्चा जो ना बाहर मतलब पैदा हो जाता है। उसके बाद समाज के बहुत सारे ताने सुन करके वो लेडीज हो सकता है मर जाए, हो सकता है चली जाए, हो सकता है लुप्त हो जाए, कहीं गुम हो जाए। लेकिन जो उनके बच्चे इस पृथ्वी के ऊपर आ गए, खास करके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर जो कि शेड्यूल्ड एरिया या लाहौल स्पीति पर भी ये इम्प्लीमेंट होता है, और दूसरे जैसे पांगी बरमौर में भी ये लागू होता है जो मैं बोल रहा हूँ, और इवन देन पूरे इंडिया में अगर जहां जहां भी शेड्यूल्ड एरिया है, तो वहां पर भी ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये एज पर लॉ करूंगा, ये वहां पर भी ये इम्प्लीमेंट होता है। तो उन बच्चों की कोई स्टेटस नहीं रहती, खास करके शेड्यूल्ड एरिया किन्नौर में मैंने जो देखा, मैंने सर्वे किया है, मेरे पास बहुत सारे डाटा रहते हैं क्योंकि हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं। तो ऐसे बच्चे आए जिनके पास जमीन कहाँ से होना, जब शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है वहां किन्नौर के अंदर। तो अब इसमें हम अगर दीनहीन बच्चों को अगर हमने समझना है, तो हमें जानना पड़ेगा वो कौन से सकते हैं। देखिए, अगर कोई हमारी माँ बहन है जिसने मैरिज किया, मतलब क्या बोलते हैं, जनरल कास्ट से, उसका जो हस्बैंड है वो जनरल कैटेगरी का है, किसी भी कारणवश वो व्यक्ति, हमारी बहन के जो बच्चे पैदा, उन दोनों में से, उन दोनों के जो बच्चे पैदा हुए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो अपने घर में नहीं ले जा सका, चाहे वो मुंबई का है, चाहे वो चंडीगढ़ का है, दिल्ली का, जहां कहीं का भी, इंडिया का, इवन देन फॉरेन का भी हो सकता है कोई भी, क्योंकि देखो हर व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने सुंदर घर में ले जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया में, ऐसा शेड्यूल्ड एरिया में ऐसा रह जाता है कि वो हमारी माँ बहनों को किसी भी कारण से, या उसके बिहेव से, या उसके बैकवर्डनेस से, या उसको बहुत सारी बातें हो सकती, किसी अपना घर नहीं दिखाता है वो, क्योंकि हो सकता है वो एडवांस घर का होगा। उस सिचुएशन में वो या तो अपनी पत्नी के साथ किन्नौर के अंदर रहेगा, उस गांव में रहेगा, या फिर वो झूठ बोलेगा, या बाद में वो चले जाएगा, भाग जाएगा, छुप जाएगा। इस स्थिति में जिस बच्चे ने अपने बाप के घर को नहीं देखा, और बाद में बाप भी गुम हो गया, रह गई माँ, और कई बार ऐसा होता है कि माँ भी गुम हो जाती है, माँ एक्सपायर हो जाती है, उन बच्चों को हम दीनहीन की श्रेणी में रख सकते हैं। इन बच्चों को कहा जा सकता है दीनहीन बच्चे। अब रही बात आपकी सेकंड क्वेश्चन कि किन्नौर में लगभग ऐसे दीनहीन बच्चे कितने हो सकते हैं, तो जहां तक मैं निचार ब्लॉक और मेरे पास क्या बोलते कल्पा ब्लॉक को, तो लगभग मेरे पास डाटा है, यहाँ पर तो हमारे पास आ रहे हैं लगभग 22 के आसपास, जो कि चाहे उनको बच्चे मत बोलो, पुरुष बोल सकते हैं आप, इवन देन वो मैरिज हो गए, उनके बच्चे हो गए, पोते तक भी हो गए हैं, तो लगभग 22 या 30 के आसपास इनका संख्या रहता है निचार ब्लॉक और कल्पा ब्लॉक में। रही बात पू ब्लॉक, तो मेरे ख्याल में पू ब्लॉक में ज्यादा ही है, वहां पर रहता है कम से कम भी 55 से 60 के बीच में इन व्यक्तियों की संख्या रहती है। अब एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं, एग्जैक्ट फिगर भी लाना चाहे तो मैं अगली बार, अगर आप 1-1.5 महीने में, मैं एग्जैक्ट फिगर भी ला सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये दो सवाल का जवाब। तीसरा सवाल रहा आपका, क्या किन्नौर में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल रहा है ऐसे दिनहीन को?
इसके जो आंसर है ये हाँ तक में है। हाँ, कुछ लोग पहले क्या होता था कि बहुत पहले शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट, जैसे हम लोग किन्नौर के हैं, हमारे मम्मी डैडी किन्नौर के हैं, क्या बोलते हैं, SC ST जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर CO है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर मतलब शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो 1950 में हुआ था, उसके बाद टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होते रहा है। तो 1950 से पहले जो लोग किन्नौर के अंदर एग्जिस्ट करते थे, जिनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने शजरा नसब तैयार किया और शजरा नसब में उनका किन्नौर अवार्ड आ गया, तो एंटाइटल होते हैं शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और हम उनके वंशज है तो हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जो ऐसे बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए पहले क्या होता था, आज से अगर 15 साल 20 साल 25 साल अगर हम पीछे जाते हैं या 30 साल 40 साल पीछे जाते हैं, तो क्या होता है कि कम्युनिटी एक्सेप्टेंस मांगा जाता था। मतलब भाई समाज में कोई प्रस्ताव पास करे, कोई रजिस्टर रखे, वो बोले कि ये बच्चा है या ये कोई फैमिलीज है, हम इनको अपने सोसाइटी में मिला देते हैं, अपने समाज में मिला देते हैं। तो वो DC के पास जाता था, तो इस टाइप के लोगों को शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू होता था। लेकिन आपको पता है ना, तो लॉ परमानेंट रहता है, ना तो समय परमानेंट रहता है, समय के साथ परिवर्तन होते रहता है। तो आज प्रेजेंट टाइम में हम क्या देखते हैं कि कम्युनिटी एक्सेप्टेंस जो है ना, सिर्फ एक ही कंडीशन में, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, एक वो जजमेंट मैं आपको बता सकता हूं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ये है सिविल अपील 6445 यानी कि 6445 ऑफ 2000। इस जजमेंट के अनुसार कम्युनिटी एक्सेप्टेंस केवल उस महिला के लिए रह जाती है, उसके लिए जैसे कि कोई किन्नौर का शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति है और शादी करता है वो फॉरवर्ड कम्युनिटी से, यानी कि लड़की लेडीज लाता है, कोई ब्राह्मण लड़की लाता है या क्षत्रिय लेडीज लेकर के किन्नौर में शादी करके लाता है। अगर उस वो लेडीज शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट नहीं बना सकती है, अगर उसको कम्युनिटी एक्सेप्टेंस देती है, तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार उसका ST सर्टिफिकेट बन सकता है। ये तो रहा कम्युनिटी एक्सेप्टेंस। तो वो बहुत 30 साल 40 साल पहले की जो बातें थी उसको रिपीट करना शायद मेरे हिसाब से अनुचित है, जो कि आज के टाइम में प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर बोलो, चाहे आप उसको तहसीलदार साहब बोलो, चाहे SDM साहब बोलो, वो बोलते कि जी ऐसा सर्टिफिकेट बनाने के लिए कम्युनिटी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि हमें कानून से अपडेट रहना चाहिए और ट्रेडिशनल माइंड में नहीं, परंपरागत दिमाग से नहीं चलना चाहिए, हमको थोड़ा अपडेट रहना चाहिए कानून के साथ, हमें अपडेट रहना चाहिए। तो ये तो हो गया जी कम्युनिटी एक्सेप्टेंस। अब रही बात इन दीनहीन बच्चे, जैसे कि उसकी माँ किन्नौर की है, ये कंफर्म है कि उसकी जो माँ का जो बाप है वो किन्नौर का शेड्यूल ट्राइब है, किसी कारणवश वो बेटी प्रेग्नेंट हो गई, पति उसका भाग गया या मर गया या फिर छुप गया, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, उनके बच्चे अभी किन्नौर के अंदर बुजुर्ग भी हो चुके हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, ST सर्टिफिकेट तो कहां से होना, एक लड़की मेरे पास ऐसी है जिसका उम्र अभी 17 साल है। पिछले कल मैंने उसका हिमाचली सर्टिफिकेट अप्लाई किया डिस्ट्रिक्ट से, तो उससे पहले उसकी मम्मी ने बताया कि मैंने जब उसको LMK से, लोक मित्र के अंदर से अप्लाई किया था, तो वहां से उनको हिमाचली सर्टिफिकेट नहीं दिया, जबकि हिमाचली सर्टिफिकेट देना बहुत ईजी होता है। ये बोनाफाइड भी होता है, 5 साल के लिए भी होता है, बाई बर्थ भी होता है, और जिसका मकान किन्नौर में उसको भी हिमाचल के अंदर है, उसको हिमाचली मिलता है। तो मैंने पिछले कल अप्लाई किया, शायद वो तो अप्रूव करना ही पड़ेगा, जो ऑब्जेक्शन होगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा। तो अब ये बच्चे जिनकी माँ तो शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति की बेटी है, और ये बच्चे किन्नौर के अंदर पढ़े पले पोसे, यानी कि इन्होंने वो डिसेबिलिटीज फेस किया जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के, साधारण शब्दों में बोल रहा हूं, इन बच्चों ने वो सभी डिसेबिलिटीज को फेस किया जो किन्नौर के शेड्यूल ट्राइब के लोग कर रहे हैं, और उसके फादर का एड्रेस हमको नहीं मिलता है। तो ऐसे बच्चे माननीय उच्चतम न्यायालय वो हिमाचल प्रदेश के लेटेस्ट जो लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें LPA नंबर 39/2017, आप लोग इसको गूगल में जाकर के, हाईकोर्ट के वेबसाइट में जाकर के आप इसको सर्च कर सकते हैं और इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। ये LPA नंबर 39/2017 जो कि डिसाइड हुआ है 28 जून 2019 को, और एक अभी लेटेस्ट में आया इसके बाद नवंबर महीने में, यानी कि CWP नंबर 4360 ऑफ 2014 जो डिसाइड हुआ 5 साल के बाद 22 नवंबर 2019 को। अगर कोई हमारे श्रोता है, शौकीन है, तो वो नोट भी कर सकते हैं और इसको
सर्च भी कर सकते हैं हाई कोर्ट की वेबसाइट में। इसमें ऑनेबल हाई कोर्ट के डबल बेंच ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा है कि वो बेटा या बेटी जिसकी माता शेड्यूल ट्राइब है, क्योंकि जो उसकी माता है ना किन्नौर के किसी बाप की बेटी है, लेकिन उसका जो बाप है शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए। उस सिचुएशन में उस बेटी ने या बेटे ने किन्नौर के अंदर पढ़ाई किया, लिखाई किया, समाज में चलना फिरना उठना बैठना बोली भाषा जो भी है, अगर सेम डिसेबिलिटीज फेस किया है, उसको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी तहसीलदार, कोई भी एसडीएम बनाने से रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य की बात है, पेन ले लेते हैं, कलम ले लेते हैं, कमीशन क्वालिफाई कर देते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई कर देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा कुर्सी मिल जाता है, घूमने वाली कुर्सी मिल जाता है, और वो भूल जाता है कि मेरा एक्चुअली में ड्यूटी क्या है। उनकी ड्यूटी होती है इस देश के नागरिक की, इवन देन अगर कोई नागरिक नहीं भी है, उनकी सेवा करना। क्योंकि आम आदमी जो एप्लीकेशन लिख के आता है उसको कानून थोड़ी आता है। कानून जानने के लिए तो आपको बिठाया ना कलम दे करके, ग्रीन पेन होता है हाथ में, और सामने टेबल पर फाइल रखने का बहुत बड़ा टेबल होता है, और उनके पास सारे लॉ होते हैं, और उनके पास परफेक्ट रीडर होता है, और उनके पास परफेक्ट असिस्टेंट होते हैं, और उनको फिर भी समझ नहीं आए तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर बड़े बड़े ऑफिस में एक लीगल एडवाइजर रखा होता है। उनको चाहे आप एडीए बोलो, चाहे उनको लॉ ऑफिसर बोलो। तो जरूरी बन जाती है कि कोई व्यक्ति एप्लीकेशन लेके आता है तो यार कम से कम उस व्यक्ति ने 12 पेज का एप्लीकेशन लिखा, उस व्यक्ति ने 6 पेज का एप्लीकेशन लिखा, अरे पढ़ो तो सही। ऐसा देखने में आता है, हम तो प्रूफ भी करके दिखाएंगे। जब आर्गुमेंट में हम जाते हैं तो हम जब पूछते हैं कि अगर आप इस एप्लीकेशन मतलब इस एप्लीकेशन पर अगर डिनाई कर रहे हो, नहीं बना रहे हो, तो मतलब हम बेस रीजन क्या है अभी नहीं बनाने का। तो जब हम उनको कागज के बारे में बोलते तो उनको पता ही नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति 41 साल का व्यक्ति 20-25 सालों से इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। जब वो किसी लीगल एडवाइजर के पास आता है, और मेरे जैसे समाज सेवक बहुत है अभी काम करने वाले, वो इनको प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके देते हैं, तो क्या ऐसे सिचुएशन में ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को क्या वो एप्लीकेशन नहीं पढ़ना चाहिए क्या? यही किन्नौर की दुर्भाग्य है। किन्नौर के लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे वो चंडीगढ़ में रहते, दिल्ली में रहते, शिमला में रहते, रामपुर में रहते। किन्नौर में तो रेयर है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सब पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे का मतलब कुछ और होता है। मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि आपका बड़े बड़े डिग्री है, वो डिग्री तभी वैलिड है जब आपको उसके लायक नॉलेज होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब उनको ड्राफ्टिंग बना के देते हैं, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हाईकोर्ट के जजमेंट को साइट किया हुआ है, नोटिफिकेशन उसमें साइट किया हुआ आता है, उसकी कॉपीज एनक्लोज की जाती है उसमें, तो वो पढ़ते नहीं है। तो इस सिचुएशन में वो बेचारे दीनहीन बच्चे कहां जाएंगे? रही बात, फिर उनको बोला जाता है कि भी आप प्रस्ताव लाओ, ग्राम सभा का प्रस्ताव लाओ। अरे, आप ऑनेबल हाई कोर्ट का जजमेंट तो पढ़ो। आप जो है ना गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन जो 2016 में निकली है, जो हर ऑफिस में पढ़ा, उसको पढ़ो, क्या लिखा उसमें। उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आपको जो है ना कम्युनिटी एक्सेप्टेंस है, वो तो लड़की के लिए मैंने पहले ही बोल दिया जो बाहर से आती है। इन बच्चों के लिए तो स्पष्ट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है बिल्कुल। उसके अनुसार यदि प्रूफ होता है ड्यूरिंग इंक्वायरी, ये प्रूफ होता है कि ये बच्चा फलानी देवी का है, और उस फलानी देवी फलाना किनौरा, जो कि किनौरा ट्राइब है, उसका बेटा है, और इस बच्चे ने या बेटी ने किन्नौर के अंदर ही पढ़ाई की, बोली आती है, सब कुछ आती है, इसका एज ये है। और उसके बाद एक 2015 के अनुसार एक रिक्वायर्ड है कि प्रधान का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। प्रधान लिखिएगा, प्रमाणित किया जाता है कि ये फलानी फलानी हमारे पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार हमारे मतलब पंचायत की सदस्य है, इसका नाम फलाने पेज पर है, और ये उसकी बेटी है, और जो इसकी माँ का जो बाप है फलाना राम है। बस इतना चाहिए होता है। इस पर भी बच्चों को ऐसा घुमाया जा रहा है कि बच्चे जो ना 1.5 सालों से एप्लीकेशन पेंडिंग है। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे पास कल्पा तहसील के अंदर 1.5 साल से केस पेंडिंग है, और आपका 8-8 महीने से पेंडिंग है, सुनाई नहीं हो रहा है। जबकि इसमें गवर्नमेंट का एक क्लियर कट 2016 का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन का मैं चाहूं तो नंबर भी बता सकता हूं। ये है एचपी मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू का जो कम एफसी का जो नोटिफिकेशन है, इसका नंबर है रेवेन्यू BF ब्रैकेट के अंदर 3-1/2004-4, और डेटेड है 11 फरवरी 2016। इसमें क्लियर कट डायरेक्शन है कि 14 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट बनाना है। बंदे 1.5 साल लगा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे? अपील में जाएंगे। अपील में कितना साल लगेगा? 1 साल लगेगा।
फिर कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। अब बताइए, एक गरीब बच्चा जो तहसीलदार को अटेंड नहीं कर सकता है, एसडीएम को अटेंड नहीं कर सकता है, 41 सालों से 50 सालों से एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके बच्चे हैं, बीवी है, उसको रोटी क्या खिलाना है, महंगाई का मार ऊपर से है। ऐसे सिचुएशन में वो फिर अपील में जाएगा, फिर अपील में जाएगा, फिर आएगा ऑनेबल हाई कोर्ट। आपको पता है हाई कोर्ट आने के लिए एक तो पहली बात तो किन्नौर से शिमला का किराया कितना है? लगभग 500 रुपए। फिर क्या यहाँ हाई कोर्ट में आकर के एकदम केस लग जाता है? क्या सारे एडवोकेट को ट्राइबल लॉ का पता है? हर एडवोकेट का अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टाइज होता है। तो अब क्या पता उस बेचारे को सही एडवोकेट मिलेगा नहीं मिलेगा। कहीं उसको ऐसा कोई ऐसा एडवोकेट मिल गया जिसको प्रॉपर ट्राइबल्स लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का नॉलेज नहीं है। पिटीशन तो फाइल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसके बाद ट्रायल चलेगा 2 साल 3 साल, तो बच्चे का तो फ्यूचर खराब हो गया। जब ऑनेबल कोर्ट के जजमेंट्स है, जैसे कि ये जजमेंट है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ये 43, ये CWP नंबर 4360/2014, आपका LPA नंबर 39/2017, ये आप देख सकते हैं। आप गूगल में जाके हाई कोर्ट की वेबसाइट से चेक करो। जो मैंने सुप्रीम कोर्ट का बोला, ये है सिविल अपील नंबर 6445/2000, ये है। तो ये सारी होने के बावजूद, और जब वो एप्लीकांट, मतलब वो पीड़ित दीनहीन बच्चा या फिर उसके साथ कोई और सहायक जाके जब उन ऑफिसर्स को पूरा रेफरेंस बताते हैं, तो उनके लिए ये हाई कोर्ट का ऑर्डर एक मामूली है। क्योंकि क्या होता है, तहसीलदार साहब भी बिल्कुल परफेक्ट है ऐसा नहीं मानो आप। क्या होता है ना, आजकल ग्रेजुएशन कर दो, 2 साल कमरे के अंदर चले जाओ, नोटबुक्स निकाल दो, गूगल में जाकर के आप पिछले जो ना वो निकाल दो, क्या बोलते, क्वेश्चन निकालो, आंसर निकालो, 2 साल कमरे के अंदर गुप्त हो जाओ कि भाई मैं तपस्या कर रहा हूं। आप टेस्ट क्वालिफाई कर दो, आप ऑफिसर के सीट पर बैठ जाओ। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उनको पूरा आता है। तो उनकी ड्यूटी बनती है कि पहले एप्लीकांट को अच्छे से सुने, एप्लीकांट्स ने जो जो भी कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स लगाए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए, उसको एनालाइज करे, एग्जामिन करे। फिर खुद को पता नहीं लगे तो अपने सीनियरों से पूछे, और उस बच्चे को न्याय जिसके लिए उनको बिठाया गया इतने बड़े सीट पर, वहीं से दे दो। क्यों उस बच्चे को बेचारे को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचाना है? तो मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से ये बात, खबर उन अधिकारियों तक भी पहुंचे, और अधिकारियों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे बातों पर काउंटर अटैक करने की बजाय अपने अंदर जागने की कोशिश करे, और अंदर के एजुकेशन को बाहर लाए, और अंदर की सेवा, जब उन्होंने उस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में संवैधानिक शपथ लिया था, उस शपथ का सदुपयोग करते हुए ऐसे बच्चों के लिए कृपा करके कृतार्थ जारी करने की कृपा करें। अब आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी, माइक ऑफ करें सर। जैसे कि हमारे आज के अतिथि ने कहा कि काउंटर करने के बजाय अगर काम करें तो हमारे दीनहीन बच्चों को जो आगे का उनका भविष्य है उनका बेहतर हो सकता है। 2-2 साल तक आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, चाहे वो तहसील ऑफिस हो या एसडीएम ऑफिस हो या अन्य विभाग। तो अगर कहीं भी ऐसे विभाग में दीनहीन बच्चों का कोई भी प्रॉब्लम हो तो सभी विभाग जो है अपनी जो नेक जो इंसानियत है और अपने नेक दिल के अनुसार काम करें, और गहराइयों में जाकर नोटिफिकेशन जाकर अपने सीनियरों से पूछकर, अगर कोई तहसीलदार कोई नया आता है अपने सीनियरों से भी पूछ सकते हैं कि ऐसे केस हमारे पास आए तो इस पर हमें क्या करना है। तो चलिए आगे और बहुत सवाल है, समय हमारे पास समय सीमा भी रहता है। आगे सर जैसे कि मैं 2-3 इकट्ठे सवाल लूंगा, थोड़ा सा समझना, आपने पेन लेना, अगर आपको कहीं गड़बड़ हो जाए तो रख लेना आपने। जैसे कि जिला किन्नौर एक अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ ऐसे बच्चे एसटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे लिया जा सकता है जो दिनहीन है, अनुचित क्षेत्र है? यस, इसका आंसर वही है जो अभी तक मैं बोल रहा था। ठीक हाँ, है, ऐसे ठीक बच्चे है। ले सकते हैं सर्टिफिकेट, उनको रोका नहीं जा सकता, जजमेंट से सब कुछ है, जी वो पहले ही बता दिया मैंने। जी, चलिए आपने बता दिया है कि हमारे सर ने पूरा आपके पास नोटिफिकेशन रखा है, और बहुत आसानी से अगर किसी सरकारी दफ्तर में दिक्कत आ रही है ऑफिसरों को तो अपना नोटिफिकेशन देखें। आगे चलिए। फोन जी मतलब ये है कि इस समय तक कितने दिनहीन बच्चे एसटी सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग तहसीलों में अप्लाई किया
है, यदि आपको ज्ञान है तो हमें ज़रूर बताएँ। एक ये सर, जिस अदालत ने अप्लाई किया है वहाँ अधिकारी आसानी के साथ एसटी सर्टिफ़िकेट बना रहे हैं? क्या मतलब ऐसा भी दिक्कत आ रही है कि कई जो है विभाग आसानी से काम कर रहे हैं? तो ये 2 सवाल है सर। हाँ, यस राम भगत जी, एक केस तहसीलदार निचार के पास है इस टाइप के दिनहीन बच्चों का, जो कि लगभग अभी 6-7 महीने से पेंडिंग है। वो 2-3-4 चक्कर लगा चुका है, जाते रहता है। तो अभी प्रेजेंट में आज क्या हुआ कि आज गया था लड़का, तहसीलदार साहब छुट्टी पर है शायद। और हमारे पास सांगला तहसील के अंदर है 2-3 केस, 4 केस सांगला तहसील के अंदर है। और हमारे पास कल्पा में है 2 केस प्रेजेंट चला हुआ है, और एक एसडीएम साहब रिकांगपिओ के अंदर जो है ना ये केस है। काफी टाइमों से इतना आसानी के साथ ये बन नहीं रहा है, लेकिन हमने बनाए जरूर है। लॉ दिखाया, प्रोसीजर दिखाया, नोटिफिकेशन दिखाया, हमने आर्गुमेंट किया, और 2 केस में बनाना भी पड़ा है। एक सांगला के अंदर सनम ग्यालचंद का बना, और एक कल्पा तहसील के अंदर जो है ना पवन कुमार जी का बन चुका है एसटी सर्टिफिकेट। बहुत सारे पापड़ बेलने के बाद बने, वो इतनी आसानी से नहीं बना हो, जबकि है बिल्कुल आसान है। कोई इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दे हैव जजमेंट्स पास्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट, और दे हैव नोटिफिकेशंस इशूड बाय एचपी गवर्नमेंट। तो उनके पास तो रहा ही नहीं कुछ भी सिवाय टालम टोल के, क्योंकि करने का मंशा होना चाहिए ना, अंदर से किसी का हेल्प करने का मंशा होना चाहिए। जी, माइक ऑफ कर सर। सर वर्तमान में कोई ऐसा आपके पास आपने स्वयं कभी ऐसे तहसीलदार से साहिबान से मिले कि संपर्क किया है कि एसटी सर्टिफिकेट बनाने में बहानाबाजी कर रहे हो, या फिर वो टाला मटोली कर रहे हो, या फिर उन्हें आश्वासन दिया हो, या फिर ऐसा है कि कोर्ट कचहरी तक अदालत तक जाने तक कि उन्होंने कहा हो, ऐसे कोई किसी अफसरान से मिले आप? हाँ, ये बात सही है, हम मिले हैं। क्योंकि देखो, बेशक मैं शिमला में हूँ, जब किसी का अर्जेंसी होता है, जब कभी कोई आर्गुमेंट का टाइम आता है, उनसे नहीं हो रहा है, तो वो मुझे कॉल करते हैं, तो मैं अटेंड कर लेता हूँ। मैं सांगला तहसील के अंदर भी अटेंड किया हुआ है, और कल्पा में अगर किया तो मैंने भी लेटेस्ट 28 दिसंबर 2022 को मैंने तहसीलदार कल्पा को अटेंड किया है। तो एक केस में जो केस नंबर है, मिसलेनियस एप्लीकेशन है, वो उसका नंबर है 17/2022, जो कि रजिस्टर्ड है तहसील कल्पा के अंदर। उस केस में मैंने आर्गुमेंट किया, तो बहुत सारे तथ्य सामने आए कि आनाकानी बहुत सब तरीके से है। कई रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड में गड़बड़ है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से करने में मतलब करना नहीं चाहते। कहने का मतलब ये, करने की मंशा हो तो ऑनेबल हाई कोर्ट के जजमेंट्स है, नोटिफिकेशन है, उनके फील्ड फंक्शनरीज की रिपोर्ट होते हैं। कोई नेगेटिव रिपोर्ट कुछ नहीं है, सबका हमने पढ़ लिया। हमारे पास इवन देन सीडी फॉर्म लेके भर के जो ना हमारे पास कॉपियां हैं, हमने उसको पढ़ा है, उनको बताया है, आर्गुमेंट में एक एक पॉइंट रखा है। फिर भी इतना स्पष्ट तौर से उनका ये नहीं है कि भाई मैं इशू कर लेती हूँ। फिर भी कहा है कि भाई मैं शायद इसको रिजेक्ट ही करूंगी। तो अब कह नहीं सकते करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ, मैंने फेस किया है, तो ये चीजें स्पष्ट तौर पर नहीं है कि भाई हमने काम को करना है तो करना है। अब हो सकता है कोई प्रेशर होगा, अब वो तो वही जाने। अब इस बारे में तो हम ज्यादा बोल नहीं सकते। सर ऐसा है, असल में वो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, इस बारे में जानने की कोशिश किया था। उसमें सामने पाया कि सजरा नसब वो पटवारी जो वर्तमान के जो तहसीलदार है, वो पटवारी के सजरा नसब पर जो है काम कर रही है, और आपके पास जो है जबकि जो है बंदोबस्त का जो है सजरा नसब है। तो क्या ऐसे में जो है टेम्परिंग भी की हो सकती है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो मैं अभी इस मिसलेंस एप्लीकेशन नंबर 17/2022 की बात कर रहा हूँ, 21 की, 17/2021। टाइटल नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें बताना होता है, कुछ नहीं बताना। टाइटल नहीं बता रहा हूँ, केस नंबर बता दिया। जिसको तकलीफ होगा वो आरटीआई में ले सकता है, सीडी फॉर्म भर के ले सकता है, सबको राइट्स होता है। तो इस केस में क्या है कि वो जो एप्लीकेशन उनका जो मैंने स्टडी किया ड्यूरिंग आर्गुमेंट से पहले, मुझे आधा एक घंटा तो स्टडी करना ही पड़ता है। तो उसमें जो वो एप्लीकांट है, जिसको हम दीनहीन बच्चा बोल सकते हैं, उसके पास शजरा नसब रिकॉर्ड रूम का है। जो रिकॉर्ड रूम का शजरा नसब है, उसमें जो इसकी जो जाति जो रिफ्लेक्ट हुई है, वो हुई है, मैं पढ़ के ही बताता हूं, किनौरा अनुसूचित आदिम जनजाति राजपूत। यानी कि क्लियर कट यही सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है, इसके आधार पर उसको एसटी सर्टिफिकेट इशू होता है। पर जब उसने एप्लीकेशन
फाइल के देखो एक चीज और बता, बहुत सारे हमारे पास श्रोता है, दर्शक है, उनको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, यार ये कर क्या रहे हो आप लोग, मीडिया में आ रहे हो और बहुत बातें बोल रहे हो। अरे यार ये तो सिंपल होता है कि ई डिस्ट्रिक्ट में जाओ, उसमें आईडी बनाओ, पासवर्ड बनाओ और सीधा आप अप्लाई कर दो और आपका 2-4 दिन में। नो नो नो, वो केस डिफरेंट, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये दीनहीन का मामला है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली फादर का प्रॉब्लम है। यहाँ पर ऐसे बच्चों की बात है, इसके लिए एप्लीकेशन मूव करना पड़ता है और बाकायदा मजिस्ट्रेट जो ना ऑर्डर पास करता है, ऑर्डर पास होने के बाद उस ऑर्डर का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जा करके आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करके जब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आती है तो तब उसी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर को उसमें अपलोड करना पड़ता है, तब इश्यू होता है। इसलिए कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ। तो उस बच्चे का क्या हुआ कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया, किनौरा राजपूत, मतलब किनौरा, इसी में ये सबका, हमारा भी ऐसे ही है, सबका ऐसे ही है। अब ऐसे सिचुएशन में वो उन्होंने इंक्वायरी करवाई, क्योंकि इस मामले को तो 1.5 साल हो गया। देखिए मैंने नंबर बता दिया, 17/2021। सोचिए आप, 1.5 साल से ऊपर हो गया इस केस को। उन्होंने उस टाइम के फील्ड फंक्शनरी से, फील्ड फंक्शनरी कौन होता है, पटवारी, फिर कौन होता है, कानगो, उन्होंने इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी में कानगो साहब ने, जो फील्ड कानगो है, जो कि कॉम्पिटेंट है वेरिफिकेशन के लिए, उन्होंने 7 पेज का रिपोर्ट सबमिट किया। और 7 पेज का रिपोर्ट को जब मैंने स्टडी करके एक एक पॉइंट उनको बताया तो उसमें क्लियर कट बताया उन्होंने, कानगो साहब ने ये भी बोला कि भाई मैंने रिकॉर्ड रूम में जा करके उस ओरिजिनल रिकॉर्ड को, जो बंदोबस्त के टाइम का बना हुआ है, मैंने शजरा नसब को चेक किया तो शजरा नसब में बिल्कुल सही पाए गए, ये जो ना किनौरा राजपूत है भाई। और जो इन्होंने जो कॉपी एनक्लोज किया है एप्लीकेशन में, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1.5 साल के बाद अब 2-3 तहसीलदार बदल गए। दुर्भाग्य है ना देखो देश का, किसी ने काम नहीं करना है, काम को टालते टालते भागना है, क्योंकि काम टालने का तो बहुत अच्छा तरीका होता है, एक पेशी लगा दो, समन जारी कर दो और नेक्स्ट पेशी लगा दो, 3 महीने के बाद बात खत्म। 3 महीना निकल गया आपका। कल को सीनियर अथॉरिटीज पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया, उनको ये रिप्लाई दे देते हैं कि भाई हम लोग का जो ये एडजुडिकेशन कंटिन्यू चला हुआ है, अभी हमने समन निकाला है, तो वो बंदा वहां मिलता नहीं है। फिर रिपोर्ट आ जाता है कि बंदा आजकल गाँव में नहीं है, दिल्ली गया हुआ है। तो ये लिंगर ऑन होता है, ये तो सबको पता होता है प्रोसीजर क्या है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि उन्होंने, तहसीलदार जो ना अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी है, उन्होंने क्या कर दिया, उसको पिछला रिपोर्ट से तसली नहीं है उनको, यानी कि मेरे जो पीछे के ऑफिसर है ना, उनसे मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और मैंने नया इंक्वायरी करवा दिया। अब नया इंक्वायरी कर दिया, पटवारी भी नया, कानगो भी नया, क्योंकि बदलते रहते हैं बीच बीच में। अब नया रिपोर्ट में क्या कर दिया, पटवारी साहब ने, कंसर्न जो भी होगा कल्पा के अंदर पटवारी, उन पटवारी जी ने क्या लिख दिया उसमें, कानने बांधने का जो, मतलब वर्ष 1991 बांधने का जो शजरा नसब है, उसके अनुसार ये गैर किनौरा है। अब आप बताइए, बंदोबस्त, पहले तो मैं आपको बंदोबस्त के बारे में बता दूंगा। किन्नौर के अंदर बंदोबस्त, कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। सबसे पहला तो देखो, किन्नौर के अंदर 1890 में उसको बोलते हैं हम रेगुलर सेटलमेंट, नियमित बंदोबस्त हुआ था 1890 और 91 के अंदर, हो सकता है 92 तक भी पहुंचा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटलमेंट हुआ था, सेटलमेंट का नाम ही सेटलमेंट है, सेटल मतलब किसी चीज को सेटल करना, व्यक्ति को, जमीन को, और उनको सेटल करने को ही सेटलमेंट कहा जाता है, शब्द से पता लग रहा है। नेक्स्ट जो बंदोबस्त होता है वो होता है हमारा तरतीम, तरतीम बंदोबस्त। मतलब अगर किसी को उर्दू शब्द का हिंदी है तो इसका तरतीम का मतलब होता है करेक्शन, करेक्ट करना, यानी कि पिछले बंदोबस्त में कुछ गड़बड़ था तो बाद में उसको तरतीम, तरतीम बंदोबस्त, कुछ जो भी गड़बड़ था उसको एडजस्ट करना या जो भी करना वो कर दिया उन्होंने, उसको तरतीम बोलते। ये जो तरतीम बंदोबस्त हुआ था, ये हुआ था हमारे पास 1927-28 के अंदर, हो सकता है 29 तक भी गया होगा, 30 तक भी गया होगा। अब उसके बाद जो लेटेस्ट हमारे किन्नौर के अंदर जो बंदोबस्त हुआ था, वो हुआ था 1976 के नोटिफिकेशन से, 76 के बाद, यानी कि 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 तक चलते रहा पूरे किन्नौर के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये 1976 का जो हिमाचल सरकार का नोटिफिकेशन है, उसका नोटिफिकेशन भी मैं नंबर बता सकता हूं आप लोग को। नोटिफिकेशन रहेगा उसका नंबर 17-4 ब्रैकेट के अंदर 70 ब्रैकेट क्लोज, रेवेन्यू-2 और रोमन में 2, डेटेड 23 नवंबर 1976। इस नोटिफिकेशन से किन्नौर के अंदर जो वो हुआ था, क्या बोलते, सेटलमेंट लेटेस्ट, वो हुआ था, उसको बोलते हैं हम अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख, उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम रिकॉर्ड ऑफ राइट, ROR। तो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट मतलब पहले सेटलमेंट हुआ, उसमें क्या बोलते, जमाबंदी बना, जमीन किसका है क्या है सब कुछ कर दिया कागज। अब इस 1976 के नोटिफिकेशन के बाद ROR बना। ROR का मतलब होता है, एक ROR जो होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी कि हम सबका क्या बोलते, जमाबंदी, आपका मैप, और आपका क्या बोलते शजरा नसब, और एक चीज और है, उसको बोलते हैं हम लोग वाजिबुल अर्ज, और एक होता है नक्शा बर्तन।
ये सारी चीजों को एक बंडल के अंदर रखा गया, उसको बोलते हैं हम हिंदी में मिसल हकीयत। और ये मिसल हकीयत रिकॉर्ड रूम के अंदर रखा गया है। अगर किन्नौर की बात करेंगे तो इस टाइम रिकॉम्पियो के अंदर है रिकॉर्ड रूम, जो कि डीसी ऑफिस के सबसे निचले मंजिल में है। और जो इसकी जो सेम कॉपी होती है वो पटवारी के पास रखा जाता है, तो उसको भी हम मिसल हकीयत बोलती हैं। अब सवाल आता है कि हमारे पास जो अब मैं ही बोलूंगा, अपनी बात करूंगा, मतलब उसका केस तो मैं आर्गुमेंट कर रहा था। तो क्या होता है कि अब जब पटवारी के पास कानने बांधने का जो शजरा नसब है उसमें वो गैर किनौरा है। अब रिकॉर्ड रूम में उस बच्चे का क्या है कि किनौरा है, वो किनौरा राजपूत है। अब क्वेश्चन ये है कि जो रिकॉर्ड रूम में जो रिकॉर्ड होता है उसके साथ तो एक पेंसिल भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि सख्त ऑर्डर होता है उसका। अब पटवारी के पास 1900 कानने बांधने, ये गैर किनौरा कैसे हो गया? क्या बोलेंगे इसको आप? मैं मानता हूं रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास जैसे तहसीलदार है, उसको बोलते हैं हम असिस्टेंट फर्स्ट मतलब ग्रेड, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं उसको। तो उनके पास तो पावर रहती है कि अगर किसी के जमाबंदी में नाम का गलती हो गया, कोई फिगर का गलती हो गया, छोटा मोटा गलती हो गया, तो वो एक ऑर्डर पास करके उसको प्रॉपर चैनल में उसका करेक्शन करते हैं। ये तो रहता है पावर। लेकिन एक शजरा नसब, आपको पता है शजरा नसब बनता कैसा है? शजरा नसब ये जो 1976, उससे पहले भी बनते थे लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं था। 1976 के बाद आरओआर आया, जिसको हम बोलते हैं अधिकार अभिलेख। इसमें शजरा नसब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। शजरा नसब से किसी भी व्यक्ति की जाति का पता लगाया जाता है। तो एक बार सेटलमेंट ने जो जाति किसी के डिक्लेयर कर दी है, वो अनटिल अनलेस जब तक वो व्यक्ति प्रूफ नहीं करता है कि ये गलत है, तब तक उसमें किसी अथॉरिटी को हेरफेर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब क्वेश्चन है कि जो पटवारी के पास कानने बांधने का उसमें गैर किनौरा है, तो कहां गड़बड़ हुआ? रही बात टेम्परिंग की, तो टेम्परिंग हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अब हम इस केस में देख रहे हैं कि ऑनेबल क्या बोलते हैं लर्नड तहसीलदार साहब जो ना कब इसमें डिसीजन देते हैं, क्या हो सकता है हमारा बना दे तो देन ओके, अगर नहीं बनता है तो हम डिसपी अप्लाई करेंगे, हम पढ़ेंगे कि इसमें ग्राउंड्स क्या है, कि रिजेक्शन का ग्राउंड्स क्या है। अगर रिजेक्शन के ग्राउंड्स में ये आया कि शजरा नसब इसका जो ना कानने बांधने के अनुसार गैर किनौरा है, देन वी विल फाइल या वी विल लॉज एफआईआर अगेंस्ट एरिंग ऑफिशियल्स। हो सकता है उसमें पटवारी इन्वॉल्व होगा, हो सकता है उसमें कानगो इन्वॉल्व होगा, हो सकता है तहसीलदार इन्वॉल्व होगा। पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, किसी ने बहुत सारे लोगों ने प्रेशर दिया हो सकता है, क्योंकि देखो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे कस्टडी में, मेरे रिकॉर्ड में, मेरे अलमारी में, उसको तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, तो क्या दिक्कत है? हो सकता है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी से है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता है। जो रिकॉर्ड मेरे पास है मैं कर सकता हूँ, लेकिन पकड़ा जाएगा वो, तो पकड़ा जाएगा तो फिर पता ही आपको क्रिमिनल केस अलग होता है, 467, 468, 420, इसमें एफआईआर 471 में एफआईआर दर्ज होता है, और 10 साल से कम इसमें सजा नहीं है, तो सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल है। तो भगवान ना करे कोई ऐसा वैसा गलत ना हो किसी हमारे छोटे भाई से या बड़े भाई से, तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा वैसा गलत नहीं होना चाहिए। जी, माइक ऑफ कर दें। बड़ी विडम्बना है, 1.5-2 साल से फाइलें ऑफिस में पड़ी रहती है, और बड़ी विडम्बना है कि तहसीलदार जो महोदय आते हैं, हमारी कल्पा की जो बात हो रही है कि यहाँ जो रिकॉर्ड रूम का बंदोबस्त है उसको अमल ना करते हुए 1991 का जो पटवारी का जो सजरा नसब है उस पर वो अमल कर रहे हैं। अगर बात करें रिकॉर्ड रूम की, वहाँ पर एक मक्खी मच्छर तक भी जा नहीं सकता। अगर बात करें तहसील मतलब पटवारी ऑफिस की, तो कहीं ना कहीं वो टेम्परिंग हुआ है, और वो अ, अगर टेम्परिंग हुआ है तो किस पर केस बनेगा? अगर टेम्परिंग हुआ उस समय का, तो कौन इसका गुनाहगार है? तो ये दिखती बात है। और इसमें यहाँ पर हमारे अधिकारी जो आज के अतिथि महोदय कह रहे हैं कि अगर तहसीलदार महोदय रिकॉर्ड रूम को देखकर अगर जो केस आया हुआ है उसको सही तरीके से सही समय पर अगर निपटारा करते और उन्हें एसटी सर्टिफिकेट देते, तो शायद जो है वो केस ना बने। लेकिन अगर कहीं जो हमारे अतिथि महोदय कह रहे हैं कि अगर तहसीलदार महोदय उस पर जो है लिखते कि नहीं होगा, या फिर वो मना करते, तो शायद जो 1991-92 का जो पटवारी का जो सजरा नस्ब बना है उस पर शायद कानूनी केस हो। तो चलिए, ये बहुत बेहतरीन और समझने और सोचने वाली बात है। और कितनी विडंबना है, देखिए कितनी आसानी से पटवार सर्कल में डंपिंग हो रही है। और दिखती बात है आपका
जो रिकॉर्ड रूम में आपको किनौरा दर्शाया गया है, आपके पूरी परिवार किनौरे राजपूत में आते हो और पटवारी सर्कल ऑफिस में आपको गैर किनौरा बताया गया है। विडंबना की बात है, अगर इस एपिसोड को 1991-92 के अगर पटवारी या तहसील कोई रिटायर भी हो तो अगर भी देख रहे तो उन्हें भी शर्म महसूस होनी चाहिए कि अपने कलमों के द्वारा कैसे उन्होंने ये काम किया होगा। चलिए, हमारा मकसद रहता है कि जनता तक जो है मैसेज करवाना। देखिए किस प्रकार से टेम्परिंग होती है। आपने देखा हो कि बड़े-बड़े केस अदालत जो केस होते हैं रेवेन्यू के, वो पटवार सर्कल से ही चलते हैं और बाद में हमारे को रिकॉर्ड रूम से लाना पड़ता है, तब जाके दुरुस्ती होती है, तब जाके दोनों टीम की सहमति होती है। तो मिलते हैं हमारे अतिथि से और भी बातों को जानेंगे। सर 10-15 मिनट आपसे और समय लेंगे। ये जो कम्युनिटी एक्सेप्टेंस क्या है सर? किसका किसका एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए जरूरी होता है इसमें? कम्युनिटी एक्सटेंडेंस। हाँ, कम्युनिटी जी एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है जी, जैसे एक मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट बताया था 64, जो मैंने अभी नंबर बताया था आपको 6440 था, ये जो नंबर बताया सिविल अपील का, सुप्रीम कोर्ट का जो ये सिविल अपील सिविल है 6445/2000। इसके अनुसार कम्युनिटी एक्सेप्टेंस उनके लिए होती है जैसे किसी की पत्नी बाहर से है, वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है और किन्नौर के अंदर रह रही है, खा रही है, पी रही है, जो भी, अगर कम्युनिटी उसको एक्सेप्टेंस देता है तो उसका एसटी बन सकता है। एक दूसरी बात, किन्नौर के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ना तो पत्नी किन्नौर की है ना तो पति किन्नौर का है, लेकिन उनका शेड्यूल ट्राइब बन चुका है, उसमें कम्युनिटी एक्सेप्टेंस है। ग्राम सभा पूरा, पहले तो पंचायत भी नहीं होता था, तो पूरा गांव वाले मिल करके जो एक प्रस्ताव पास करती है, प्रस्ताव में एक सिग्नेचर्स होते हैं सभी के, और वो जाकर के जब मजिस्ट्रेट तक जाता है तो वो होता है कम्युनिटी एक्सेप्टेंस, उसको बोलते हैं। लेकिन एक अभी तक तो मैंने शजरा नसब पर बनाया था, बातें की थी कि शजरा नसब के अनुसार जब वो किन्नौरा राजपूत है तो उसको तो कोई भी चीज सर्टिफिकेट से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोग अन्य भी है ना दीनहीन, जिसके बारे में पहले ही बात किया कि उनके पापा का पता नहीं लग रहा है, उनका कोई शजरा नसब नहीं है, उनके पास लैंड नहीं है, पर रह रहे किन्नौर में, स्कूलिंग किन्नौर की है और पढ़ाई लिखाई सब किन्नौर की है, खाना पीना किन्नौर का है, सब कुछ किन्नौर के अंदर है, बाप का पता नहीं है, इवन देन माँ का पता नहीं है, माँ मर चुकी है, गुम हो चुकी है, ऐसे बच्चे हैं। आप देख लो, अपने अपने गाँव में देख लो, खोज लो लेफ्ट राइट में, हम उनको बहुत टॉर्चर करते हैं और बहुत तंग करते हैं हम उनको। हम लोग तो कई जी बार किन्नौरी लैंग्वेज में बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको। ये बच्चे दीनहीन, तो इनको शजरा नसब की जरूरत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का जो मैंने एलपीए नंबर 39/2017 और सीडब्ल्यूपी नंबर 64 क्या था 6360/2014, इसमें क्लियर कट डिसीजन है हाईकोर्ट का कि उनको रोक नहीं सकते आप, देना ही जी पड़ेगा सर्टिफिकेट। ये जी जी कम्युनिटी एक्सेप्टेंस बता दिया और ये जजमेंट मैंने दूसरे के लिए बता दिया। जी सर, माइक ऑफ करें। जैसे कि हमारे अतिथि ने कहा कि भी बच्चों के लिए किसी प्रकार का सजा नसब की जरूरत नहीं है और को जो अदालत के जजमेंट कॉपी उसके अनुसार उनको मिलना चाहिए और मिल रहा भी है कई जगह। लेकिन यहाँ पर विडंबना है कि सरकारी कार्यालय जो है ना समय से काम नहीं करे। सर एक चीज और यह है, सजरा नसब में रिकॉर्ड रूम में बिल्कुल किनौरा दर्शाया गया है और उसके बाद 1991-92 के जो पटवारी सर्कल का जो आता है उसमें जो है गैर किनौरा बताया गया है। अगर वर्तमान में केस करना है तो क्या ये वर्तमान की तहसीलदार भी पर भी कार्रवाई हो सकती है कि जो दुरुस्ती के बजाय जो उन्हीं के साथ दे रही है या साथ दे रहे कोई भी हो? माइक माइक ऑफ करें, ऑन करें माइक सर, माइक। मुझे फोन आ रहा था, वो सिग्नल आपका मैं कैच नहीं किया, प्लीज थोड़ा रिपीट करना, क्या बोला था? मैं ये कह रहा हूँ सर कि सजरा नसब की जो हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जो कल्पा का जो केस है उसमें बंदोबस्त के समय में किनौरा दर्शाया गया है और अभी जो 1991-92 का जो पटवारी का जो सजरा नसब है उसमें जो है वो गैर किनौरा है। ऐसे में अगर जो वर्तमान के जो तहसील महोदय होंगे, तहसीलदार महोदय होंगे, वो अगर जो केस है आपके पास उनको जो खारिज करते हैं, तो अगर आप केस दायर करना चाहते हैं तो क्या वर्तमान के जो तहसीलदार के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि वो टेम्परिंग का ही साथ दे रही है? ऐसा होता है जी, अब ये तो अथॉरिटीज होती हैं, इनको अपने अपना पावर होता है, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं। ये जरूर है कि अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो हम एक अपील प्रोसीडिंग में जाएंगे। नेक्स्ट अपील हमारा एसडीएम साहब के पास रहता है, उसके बाद सीधा हम ऑनेबल हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे।
रही बात टेम्परिंग की, अगर डिसीजन में ये आता है कि भाई हमने जो बेस डॉक्यूमेंट्स माना है वो 1991 का शजरा नसब जो कि इशूड बाई पटवारी, अगर वो लोग उसको मानते हैं तो देन वी हैव मतलब अपॉर्चुनिटी टू लॉज एफआईआर अगेंस्ट दोज एरिंग ऑफिशियल्स जिन्होंने ये जो रिकॉर्ड शजरा नसब से टेम्परिंग, वो तो कंफर्म हो जाएगा ना जब डिसीजन आएगा। उसके अंदर उस वर्ड को लिखा जाता है कि इस आधार पर मैं एसटी सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ क्योंकि 1991 के शजरा नसब जो कि पटवारी ने मुझे रिपोर्ट में सबमिट किया है, इसके अनुसार ये गैर गैर जनजाति है। और हमारे रिकॉर्ड रूम के उस रिकॉर्ड को जिसमें मैं गैर मतलब किनौरा राजपूत दर्शाया गया हूँ, उसको इग्नोर करते हैं। तो नेचुरल देखो, ये तो सिंपल बात है, 10th के बच्चे को पूछो तब भी एफआईआर दर्ज होगा, क्योंकि जो मेन जो बेस रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट तक, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, वहां तक आपका रिकॉर्ड रूम का ही रिकॉर्ड वैलिड है। बीच का रिकॉर्ड नहीं चलता है, उसमें कुछ टेम्परिंग या गड़बड़ है तो नहीं चलता है। तो शायद ये ऑप्शन रह सकता है। रही बात तहसीलदार साहब की, तो अब तो वो सिचुएशन देखेंगे ना कि डिसीजन में क्या आता है, क्या डिसीजन में उसमें रिजेक्शन का रीजन रहेगा, तो उस रीजन को पढ़ करके स्टडी कर करके तो हमारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दरवाजे खुले रहेंगे, तो भी देखेंगे हम क्या होता है क्या नहीं होता है उसमें। जी सर, आपके लिए बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला। और भी कुछ आप कहना चाहेंगे दीनहीन बच्चों से संबंधित, या फिर जो सजरा नस्ब के संबंधित या सर्टिफिकेट से संबंधित, या फिर और कोई सुझाव है? जो ऐसे कई बच्चे और भी होंगे या माताएं आगे नहीं आए होंगे, या ऐसे कई होंगे जो बच्चे अभी जो है उनको दिक्कतें आ रही हो, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सर, कानूनी सलाह कोई? हाँ धन्यवाद राम भगत जी, इतना टाइम देते हैं आप हमें बोलने के लिए, या कई बार हम गलत भी बोल जाते हैं तो फिर भी आप सह लेते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा जो फोकस, मेन फोकस ये रहता है कि मीडिया में आके अपना शक्ल सूरत दिखाना नहीं है। हमारा ये कि आपके द्वारा हमारा बिल्कुल ईजी अप्रोच हो जाता है, हमारी बातें सब तक पहुंच जाती है। तो तमाम उन बहनों के लिए, माताओं के लिए जिनके घर में ऐसी सिचुएशन है जो अभी तक हमने डिस्कस किया, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप एक बढ़िया सा ड्राफ्टिंग करके अपने नजदीक के तहसीलदार साहब के पास अप्रोच करें। उसमें ऑनेबल हाईकोर्ट के 2 जजमेंट जो मैंने पहले बताए उसका रेफरेंस दो, और एक हिमाचल सरकार का जो नोटिफिकेशन बताया उसका रेफरेंस दो, और ग्राम पंचायत के प्रधान जी, यदि नाम आपका उस पंचायत के अंदर एंट्री है तो प्रधान जी आपको डिनाई नहीं कर सकते रिपोर्ट देने से। उनको रिपोर्ट ये देना है कि इनका पंचायत के परिवार की संख्या, खाता संख्या जो भी इतने में नाम दर्ज है, और इनका जो है ना चलना फिरना, उठना बैठना इस कम्युनिटी के साथ है और इतने सालों से यहाँ है, या इनका फादर का नाम या मदर का जो भी रेफरेंस थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो जिस कम्युनिटी में वो बच्चा संबंध रखता है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उसका सर्टिफिकेट इशू होगा, करना पड़ेगा। दूसरी बात, आम किन्नौर के लोगों के लिए मेरा संदेश ये है कि बहुत सारी बातें चलती किन्नौर के अंदर, नो मीन्स नो, बहुत सारी बातें हैं। देखिए वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर इस जगह में उसको फिट करना ये अनुचित है, क्योंकि वो बहनें हमारी बहन है, वो माताएं हमारी है, हमारे पिता की बेटियां हैं वो। तो इस संदर्भ में वो नो मीन्स नो को इम्प्लीमेंट करवाना अनुचित रहेगा। और हम सब की ड्यूटी बनती है, अपने पड़ोस में देखो, आप उनका एप्लीकेशन लिखो। और सारी जगह रमेश, मेरा नाम रमेश कुमार है, क्या मेरा ही ड्यूटी बनती है क्या? सबकी जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या? हम लोग जितने भी लोग हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी नहीं है क्या? ये सारा काम मेरा ही है क्या किन्नौर भी आऊं? अरे आप लोग सब बुद्धिजीवी बैठे हैं ना वहां। अरे आप अपने पड़ोसी का भला करोगे तभी तो गांव का भला होगा, गांव का भला होगा तो तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और भारत देश का भला होगा। तो कानून में सब कुछ प्रावधान हो कि भी आंख बंद करके नहीं चलने वाला है। तो सबका हेल्प करो ताकि हमारे बच्चे ऐसा ना रहे। और रही बात, किसी को ये रहता है यार कितने ट्राइबल हो जाएंगे, भाई अगर आप अभी और 70 बच्चों का ये ट्राइबल एसटी सर्टिफिकेट बनाओगे तो भाई संख्या बढ़ रही। देखो संख्या पे मत जाओ, संख्या के लिए 1,60,000 लोग वहां से भी आए हैं, सिरमौर से, शेड्यूल ट्राइब है, वो भी कंपटीशन फाइट करेंगे, यूपीएससी में आएंगे, वो भी स्टेट लेवल के सब कुछ। उसका हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें चिंता करना है अपने भाई की, बंधु की, पड़ोसी की, हमारे गांव के जो दीनहीन बच्चे, उनके लिए हम सबकी मॉरल ड्यूटी, आप सब मिल करके उन बच्चों के लिए काम करें। जब उनको एसटी मिलेगा, बहुत सारी सरकार की जो बेनिफिट्स है उनको दरवाजे खुल जाएंगे। छोटा मोटा उनको लिए मकान बनाने के लिए जमीन भी मिल जाएगा, उनके शादी। आपको पता है ऐसे किन्नौर में बच्चे, एक निचार का बच्चा, उसका नाम है अशोक, आपका कल्पा का अरुण, उन बंदों ने शादी की किन्नौर के अंदर लड़कियों से। जैसे शादी करके उनके बच्चे पैदा हो गए तो पड़ोसी ने बोला, वही कैसे शादी कर दिया, अब तेरा बच्चा पैदा हो गया, अब तू किसका जमीन खाएगी, तेरा बच्चा को किसका जमीन देगी? उन औरतों ने संबंध विच्छेद कर दिया। अब सोचो, उनका इतना प्रेम, परिवार का प्यार, लव सब खत्म हो गया ना एक झटके में।
तो क्या हम लोग ऐसा परिवार बर्बाद करना चाहेंगे? नहीं, हम सबको मिल करके, कानून के प्रावधान है, नहीं है तो फिर अलग बात थी। उन सबको मिल करके उन बच्चों के लिए हमें काम करना चाहिए, तब करके हमारा किन्नौर और ज़्यादा समृद्ध होगा। यही मेरा हमारे किन्नौर के बुद्धिजीवी वर्ग के लिए संदेश है। और एक कई बार मैं देखता हूँ राम भगत जी, जब कल परसों हमने ये जो लिंक्स शेयर किया था, तो बहुत सारे आर्गुमेंट शुरू हो गए। आप लोग क्यों ऐसा डिबेट शुरू कर रहे हैं? आप क्यों इस पे जाइए, आप देखो, मेरा उनके लिए संदेश है कि सबसे पहले तो आर्गुमेंट करने से पहले अगर आप बुद्धिजीवी है तो ज्ञान को बांटो। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान को सीखने की क्षमता रखो, तभी हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज घर से ही आर्गुमेंट करते रहेंगे, बस पड़ोसी को तंग करते रहेंगे। यही मेरा संदेश है हम सब किन्नौर के बुद्धिजीवी वर्ग के लिए। जी, आपने बहुत बेहतरीन कहा कि लोगों का तो आर्गुमेंट्स रहता है कि आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसे तो मुझे भी कई आते हुए राम भगत ऐसा अलग अलग मुद्दों पर काम करते रहता है। जैसे मैंने आज तम्बोलक पर बात किया, या फिर मैं कभी नशे पर बात करता हूँ। हमारा काम है, हमने किन्नौर का पेज इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया है, ना हम यहाँ कोई कमाई कर रहे हैं, ना हमारा कोई कमाई का साधन है। हमारा है कि जो हमारे अंदर में आता है, जितनी बुद्धि जितनी संस्कार दिए है वो जनता तक पहुंचे, और किन्नौर को खुशहाल बनाने के लिए सबका सहयोग, जरूरी नहीं कि राजनीतिक दलों का ही जो है इसमें सहयोग हो, या फिर प्रशासन शासन का ही, हर एक आदमी के जिम्मेदार होना चाहिए। अगर आप किन्नौर के जो है नमक खा रहे हो, किन्नौर की पानी और किन्नौर की भूमि से आप कुछ ले रहे हो, तो हमारा फर्ज है हमारे किन्नौर को, हिमाचल को, भारत को जो आगे लेकर जाना। तो चलिए, और एक चीज है कि देशभक्ति की भावना जो है, कोई हम सैनिक बनकर, मैं कई बार कहता हूँ कि जरूरी है कि सैनिक बन के ही देशभक्ति की भावना हो, या फिर आर्मी में जाकर ही हम जो है देशभक्ति की भावना, जब बॉर्डर में जगह, हम घर बैठ के भी सामाजिक सेवा करके भी देशभक्ति की भावना लोगों में जगा सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे सर, बोलिए सर। हाँ राम भगत जी, ये जो बार बार हम फोकस कर रहे हैं ना, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अंदर SC ST सर्टिफिकेट लेना, भाई कितना परेशानी या कितना समय लग रहा है, जो भी परेशानियां हैं, ये बार बार बोलने की जरूरत क्यों हो रही है? इसका रीजन ये है कि शेड्यूल्ड एरिया है। क्या होता है ना, एक नेचुरल प्रोसेस है। जो बच्चा जिस जमीन पे जन्म लेता है, वो बड़ा बन के विदेश भी चले जाता है ना, तो उसको उस मिट्टी की याद आती है जहां पर वो पैदा हुआ। ये सबसे पूछिए आप, ये बात मेरे से छुपी नहीं है, सबको पता है, नेचुरल प्रोसेस है ये। अब वो बच्चे जिन्होंने किन्नौर के अंदर जन्म लिया, लाहौल के अंदर जन्म लिया, पांगी बरमौर के अंदर जन्म लिया, अब शेड्यूल्ड एरिया की वजह से, बाप का पता नहीं होने की वजह से, या ऐसी दिक्कतें जो हमने डिस्कस किया अभी तक, उस वजह से उसको ना तो मकान बना सकता, ना तो जमीन मिल सकता, ना तो नौकरी लग सकता, ना तो पढ़ाई कर सकता, ना तो स्कॉलरशिप मिल सकता उसको। तो कितना उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो इसीलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। सभी को मैंने अभी लॉ भी बताए, जजमेंट्स भी बताए, नोटिफिकेशंस बताए। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जाओ भी ग्राम सभा का प्रस्ताव लाओ, भाई कम्युनिटी एक्सेप्टेंस लाओ। तो अथॉरिटीज के लिए भी मेरा रिक्वेस्ट है, काइंडली आप इस तरह से कागजों को लिंगर ऑन मत करिए। आप सीधा गो, मतलब इसमें यू मे काइंडली गॉन थ्रू दी जजमेंट्स पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट, और नोटिफिकेशन को भी आप ढंग से स्टडी करके, आपको कलम जो दिया है उस कलम से लोगों की भला करिए। पूरा हमारा जीवन संवर जाएगा, पूरा किन्नौर संवर जाएगा, हिमाचल और भारत संवर जाएगा। थैंक यू। जी, धन्यवाद सर। मिलते हैं फिर कभी अन्य मुद्दों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। किन्नौर अब तक पेज के द्वारा मैं जितने भी प्रशासन में, तहसील ब्लॉक, हमारा निचार ब्लॉक हो, या फिर हमारा कल्पा ब्लॉक हो, या संगला ब्लॉक हो, या पूह ब्लॉक हो, अगर दीनहीन बच्चों का कोई भी ऐसा केस आप तक पहुंच रहा है, अभी रमेश जी के साथ जो दीनहीन का एपिसोड हमने पिछले 1 आध साल पहले रखा भी था, इस पर हमने चर्चा भी किया था। और वही बात है, 1.5 2 साल तक जो है फाइलें हिल नहीं रही है। और जबकि रमेश जी कहते हैं कि आसानी से जो अदालत का जजमेंट है उसके द्वारा आसानी से जो है लोगों को सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन फिर भी जो वर्तमान के जो, या फिर पूर्व के जो तहसीलदार है, बहुत जो है देरी कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। और उनको सच में इन्होंने कहा कि 2 साल कमरों के अंदर बैठ के पढ़ाई करके, कमीशन करके, फाइट करके आ जाते हैं, और यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन को पढ़ना नहीं चाहते। वो जो दस्तावेज जिसने सबमिट किया है इकट्ठा कर करके, वो उसको पढ़ना नहीं चाहते, बस पटवारी का सजराना सब निकाल दिया और उसके अनुसार काम कर दिया। और जबकि हमारे जो अतिथि हैं उन्होंने बंदोबस्त का सजराना सब भी रख दिया, और
जो हमारे तहसीलदार महोदय है वो पटवारी पर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है किन्नौर में। और जबकि कहा कि दीनहीन बच्चों के लिए अगर सर्टिफिकेट मिलता है तो वो अपने मकान के लिए लोन ले सकता है, अपने जो है नो-तोड़ की अप्लाई कर सकता है या अन्य सुविधाएँ जो सरकार की मिलती है उसके लिए मिल सकता है। तो इसके लिए सभी जो हमारे यूट्यूबर्स है, जो ब्लॉग बनाते हैं, जो हमारे बहुत सारे पेज है, जो काम करते हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। उनको भी जो है शासन प्रशासन के जो सजग कराना चाहिए। आखिर ऐसे दीनहीन बच्चे, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये कल्पा और निचाह ब्लॉक में 20 से 30 संख्या है और अकेले पू ब्लॉक में 55 और ऐसे ही कई होंगे जो आगे जो डर के भावना से, लाज शर्म से जो है अपना जो है बताया नहीं हो। तो कम से कम 100 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको सर्टिफ़िकेटों से वंचित हैं। और अगर वंचित है तो उनको सरकारी सुविधाओं से भी वंचित है। और ऐसे में ग्राम पंचायतें जो होती है किन्नौर के अंदर में, उनको भी सजग होना चाहिए। अब कल्पा की बात आ रही है, कल्पा की पंचायतें क्या कर रही है, जो अभी तक जो है इन दीनहीन बच्चों को जो है एक सर्टिफ़िकेट के लिए अपील नहीं कर रहे। प्रधान जो हम चुनते हैं, इन्हीं दीन बच्चों के भी वोट बैंक होंगे, इन्होंने भी वोट दिया होगा आपको, जिताया होगा। तो आपको अ, अपना कर्तव्य समझना है, चाहे निचाह ब्लॉक के प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक के प्रधान हो, चाहे कल्पा ब्लॉक के प्रधान हो, अगर आपके पास ऐसे कोई दीनहीन बच्चों की समस्या है तो उसे निपटाने की कोशिश करें। तो हम भिन्न-भिन्न विषयों पर गाँव शहर राजनीति में एपिसोड में लेकर आते हैं। अगले जो एपिसोड रहेगा हमारा चिट्टा पर रहेगा, क्योंकि चिट्टा से हमारे किन्नौर से जो है युवा पीढ़ी की जो है मौत हो चुकी है। ज़्यादा डोज़ लेने से, ऐसे कई और जगह भी केस है जो ज़्यादा डोज़ लेने से जो है मौत हो चुकी है। तो चिट्टा आखिर कैसे जो है किन्नौर के अंदर में फैल रहा है, कौन ला रहा है और कैसे हम जो है इस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर विद्या नेगी एप्रिशिएट टॉपिक डिस्कस एंड स्प्रेड नॉलेज, श्री रमेश नेगी जी। बिल्कुल विद्या नेगी जी, रमेश जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से जो यहाँ पर हमारे पेज के साथ जुड़ के आप तक जो है मैसेज देते हैं। मैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप लोग जुड़े रहते हैं। आप लोगों का फर्ज बनता है, कोई भी एपिसोड चलता है तो उसको शेयर ज़रूर करें, वहाँ तक पहुँचे, अगर दीनहीन बच्चों तक पहुँचे। कोई ऐसे है जिन्होंने अभी तक ये परेशानी को झेल रहे हैं, वो समझे क्या-क्या लॉ होते हैं। हालाँकि उनको वकील की ज़रूरत ना हो तो खुद समझाए कि सर इस केस में इस जजमेंट के अनुसार देख लीजिए आप। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जो है तब तक के लिए आपसे हम अलविदा होते हैं और आप सबसे यही सहयोग चाहते हैं कि हम जो है बेहतर किन्नौर के लिए आप और हम मिलकर काम करेंगे। तो नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। पिछले साल हम आए थे लुतुक्सा में, प्रोग्रेसिव बागवान हमारे निचाह ब्लॉक से आदरणीय चेतराम नेगी जी, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पिछली बार जो है हमारे किन्नौर के जो बागवान हैं उनके लिए वैरायटी तैयार की थी। और इस बार भी उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी किस्मों की वैरायटी तैयार की है और जानते हैं कि कब से वो मार्केट में निकालेंगे और किन किन वैरायटियों को वो उपलब्ध करवा रहे हैं। आइए मिलते हैं। चेतराम सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पेज में। आप हर साल हमारे किन्नौर के लिए, किन्नौर के बागवानों के लिए नई नई वैरायटी का जो है सृजन कर रहे हैं। पिछले साल भी काफ़ी लोगों ने यहाँ से आपसे पौधे लिए हैं और इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि आपके जो यहाँ पर एरिया है उसमें बहुत सारे जो है पौधे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो अभी आपका जो पौधे है कितने दिन तक लगेगा मार्केट में आने के लिए, कौन कौन सी वैरायटी रहेगी और कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे। स्वागत है। सबसे पहले मेरा सभी हमारे यहाँ के किसान व बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका किन्नौर अब तक के चैनल को भी मैं आपका चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो बार बार हमारा जो प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। हमारी जो हमारी नर्सरी का जो मेन मुद्दा जो आप पूरे लोगों तक सूचित करते हैं। और आज जो हम सेल नर्सरी जो हमारा लगभग सेलेबल हो चुका है। 1 जनवरी 2023 से हमने ये नर्सरी का बिक्री स्टार्ट कर दिया है। और कोई भी बागवान अगर हमारे से इस नर्सरी से
पौधे खरीदने के इच्छुक है वो 1 जनवरी से आप बुकिंग कर सकते हैं, या खुद आकर इधर भावानगर के अंदर आकर के आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। वैरायटी हमारे पास रॉयल भी है, आपका स्कारलेट सपर 2 है, आपका जेरोमाइन है, रेड विलॉक्स है, गेल गाला है, सुपर चीफ है, हमारे पास ग्रेनी स्मिथ है। तो ये 8-10 ज़्यादा वैरायटियाँ नहीं हैं, हमारे पास 8-10 वैरायटियाँ है। सीडलिंग है हमारे पास, कम से कम टोटल ग्राफ्टिक पौधे हमारे पास 15,000 के आसपास है, और 20-25 हज़ार हमारे पास सीडलिंग है, सेलेबल हो चुके हैं। और विश्वास के साथ आप हमारे नर्सरी में आइए और देखिए। और हमारे स्वस्थ पे एक तो फ्रेश सॉइल में जो हमने तैयार किया हुआ है, पहले कोई यहाँ बंजर भूमि था, बंजर भूमि में हमने इसको पट के तैयार किया हुआ है। इसके जड़ों में कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब बिल्कुल स्वस्थ और एकदम आपके तंदुरुस्त और एकदम हेल्दी पौधे आपको यहाँ से मिलेंगे। बाकी आप जब चाहे हमारे रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, आप बाकायदा बिल ले सकते हैं, और आप जब चाहे आप हमारे से संपर्क करिए। मेरा संपर्क नंबर है 82 199 58 655। बाकी आप जब चाहे, हम भावानगर के अंदर जब चाहे इस नर्सरी में आप यहाँ हमारा चौकीदार 24 घंटा आप सेवा मुहैया करता रहेगा। बाकी ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं यही कहूँगा कि आप स्वस्थ पौधे चुनिए और स्वस्थ पौधों के लिए आप संपर्क करें। धन्यवाद।